ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन यूनिट से कम 6 क्वेश्चन आते हैं हर साल। इसका मतलब 6 तो आएंगे, ज्यादा भी आ सकते हैं, पर नॉट लेस देन 6 क्वेश्चंस, जिसमें से 4 क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से होते हैं और 2 क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से होते हैं। तो कुल मिला के 6 क्वेश्चंस यहां से आते हैं जो बताते हैं कि चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करें अगर रिप्रोडक्शन को, तो आप जानते हैं कि ह्यूमन जो होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है और विविपेयर्स होता है। इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आप जानते हो कि लोअर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मगर हायर ऑर्गेनिज्म में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि ह्यूमंस भी हायर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। इसके अलावा ह्यूमंस विविपैरिटी शो करते हैं। विविपैरिटी का मतलब दे गिव बर्थ टू यंग वंस, ये बच्चों को जन्म देते हैं, ना कि ये अंडे देते हैं। अगर हम बात करें क्या क्या इवेंट्स होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो सबसे पहला जो इवेंट होता है वो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। सबसे पहले गैमीट्स बनेंगे, मेल्स में स्पर्म और फीमेल्स में ओवा। सेकंड क्या होगा? ये जो मेल गैमीट है स्पर्म, वो फीमेल्स में ट्रांसफर होगा, जिसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन। इस प्रोसेस से मेल गैमीट फीमेल में ट्रांसफर हो जाता है। एक बार गैमीट फीमेल में गया तो स्पर्म मेल गैमीट और ओवा फीमेल गैमीट, दोनों के बीच में फ्यूजन होता है और उससे बनता है जाइगोट। जाइगोट में अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं। वो मॉरुला में कन्वर्ट होता है, ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है, जो आगे हम बताएंगे टाइग्रोमेटिक की कैसे कैसे चीजें होती हैं। एक बार ब्लास्टुला बना तो वो फीमेल के यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। एक बार यूट्रस में इम्प्लांट हो गया तो वहां उसका डेवलपमेंट चालू होता है और ये डेवलपमेंट 9 महीने तक चलता है, जिसे हम कहते हैं गैस्टेशन पीरियड। नॉर्मली 9 मंथ का होता है। अब कभी कभार कुछ बच्चे जो है वो 7 महीने में भी जन्म ले लेते हैं, 7 मंथ में भी, तो उन्हें हम प्री मैच्योर बर्थ कहते हैं और हिंदी में सतमासी कहा जाता है उनको, जो 7 महीने में जन्म ले लेते हैं। पर हाँ, वो प्री मैच्योर होते हैं। उनका बचा हुआ डेवलपमेंट 7 महीने के बाद आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है, इसका मतलब यूट्रस के बाहर। अदरवाइज जनरली 9 मंथ का गैस्टेशन पीरियड होता है। उसके बाद बच्चे का जन्म होता है, जिसे हम कहते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब बर्थ, और बर्थ के बाद लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब फीडिंग द यंग वंस, यंग वंस को दूध पिलाना, फूड प्रोवाइड करना, वही लैक्टेशन होता है। इस चैप्टर को हम अलग अलग हेडिंग्स में पढ़ सकते हैं। इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें हमें यहां पे पढ़नी है। सबसे पहले हम यहां पे पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम पढ़ेंगे। एक बार दोनों सिस्टम हमें क्लियर हो जाएंगे तो गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन मेल में, जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम का फॉर्मेशन फीमेल में, जिसे हम कहते हैं oogenesis। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि 28 डेज की साइकिल होती है, फीमेल्स में रन करती है। और इसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद उसका इम्प्लांटेशन होगा। स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा और वो जाइगोट नेक्स्ट स्टेजेस में जाएगा और फाइनली यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा जाके, उसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जैसे ही ये इम्प्लांटेशन होता है उसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी अचीव हो गई। फर्टिलाइजेशन जिस दिन होता है उसके 7वें दिन पर इम्प्लांटेशन हो जाता है, 7 डे पर। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन के 7th डे पे प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो जाती है। प्रेगनेंसी हुई, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो कि अराउंड 9 मंथ तक चलेगा। बच्चे में जो है अलग अलग ऑर्गन्स और डेवलप होंगे, पूरा बालक जो है वो डेवलप होगा। और फाइनली पार्चुरेशन है लैक्टेशन। पार्चुरेशन का मतलब बताया अभी आपको, बर्थ, और लैक्टेशन का मतलब फीडिंग दी यंग वंस। इन हेडिंग्स में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें बात करनी है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करनी है, मगर उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब ये प्राइमरी
सेक्स ऑर्गन्स ये क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जो गैमीट बनाते हैं और गैमीट के साथ साथ वो सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन भी करते हैं। मतलब गैमीट को बनाने वाले और सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करने वाले वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं। इसका मतलब कि अगर आप देखिए तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो होता है पेयर ऑफ टेस्टीज। दो टेस्टीज होती हैं जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है, क्योंकि टेस्टीज में ही स्पर्म बनता है और ये टेस्टीज ही मेल हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हार्मोन है। अगर फीमेल्स में देखिए तो फीमेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दे आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज फीमेल्स में ओवा का फॉर्मेशन करते हैं और साथ ही साथ ये सेक्स हार्मोन का सीक्रेशन भी करते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन। और भी हार्मोन्स हैं मगर ईस्ट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ फीमेल्स। यहाँ पे ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपने क्या जाना? ये वो ऑर्गन्स हैं जो न केवल गैमीट बनाते हैं बल्कि साथ ही साथ ये सेक्स हार्मोन का भी सीक्रेशन करते हैं। अब सेक्स हार्मोन का क्या मतलब है? ये सेक्स हार्मोन जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है मेल की फीमेल की, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो दूसरे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में भी इफेक्टिव होते हैं। मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेलनेस। जो मेल के कैरेक्टर हैं वो उसी हार्मोन से आते हैं जो कौन सीक्रेट करता है? टेस्टिस। फीमेल के जो कैरेक्टर है वो बॉडी कैरेक्टर हो, डिफरेंट अदर कैरेक्टर्स हो, वो सारे के सारे उसी हार्मोन से आते हैं जो ओवरी सीक्रेट करती हैं, दैट इज ईस्ट्रोजन। उसकी वजह से तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अगर आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन they not only produces gametes but also produces sex hormones, which are necessary for the reproductive system। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ये क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ये डायरेक्टली कोई गैमीट तो नहीं बनाते, ना ही सेक्स हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रिप्रोडक्शन के फिनोमेनन के लिए। इनके बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। अगर हम मेल्स में बात करें तो जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं? एसेसरी ग्लैंड्स। ये वो ग्लैंड्स हैं जो कई सारे सीक्रेशन को सीक्रेट करते हैं और वो स्पर्मेटोजोन के साथ मिल जाती है और मिलकर वो बनाती है सीमेन। देखिए जो इजैकुलेशन होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, उसमें केवल स्पर्मेटोजोन नहीं जाते, उसके साथ बहुत सारे फ्लूइड्स जाते हैं और वो फ्लूइड डिफरेंट जो है एसेसरी सेक्स ग्लैंड जो मेल के होते हैं उनसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, इनकी चर्चा हम आगे लेक्चर में करेंगे। इसके अलावा एसेसरी ग्लैंड्स के अलावा पेनिस विच इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर इंसेमिनेशन। ये इंसेमिनेशन के लिए जरूरी है। यही जो स्पर्मेटोजोन या सीमेन है उसको फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करता है। अगर फीमेल्स में बात करें तो फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है दैट इंक्लूड्स फैलोपियन ट्यूब के अलावा जो है यूटरस, सर्विक्स, वेजाइना
एंड मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स ये जो है ये फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है। फैलोपियन ट्यूब जो ओवम होता है वहां स्पर्म से उसका फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, फिर वहां से वो जाइगोट कंडक्ट होके पहुंच जाता है यूट्रस में जहां इम्प्लांटेशन होता है। सर्विक्स एंड वेजाइना दे बोथ एक्ट एज बर्थ कैनाल। यूट्रस में जो है वो बेबी डेवलप होता है और फाइनली उसका बर्थ सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू होता है। मेमरी ग्लैंड्स ये यंग वंस को फीड कराने के लिए होते हैं, लैक्टेशन के लिए होते हैं। मेमरी ग्लैंड्स मैमल का आप जानते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। यहाँ पर मिल्क का फॉर्मेशन होता है और वो मिल्क जो है बच्चे को मिलता है मेमरी ग्लैंड के थ्रू। ये भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ही आता है। देखिए डायरेक्ट इसका रोल रिप्रोडक्शन में नहीं है, मगर बच्चे की केयर करना, उसे बड़ा करना, वो भी रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जो पहला टॉपिक हमारा यहाँ है दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहां पे एक डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम बना के देखेंगे क्या क्या पार्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फिर एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। नाउ सी, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने डायग्राम्स ड्रॉ कर लिए। आप भी चाहें तो इसे पॉज करके ये डायग्राम्स ड्रॉ कर लीजिए पहले और उसके बाद इसको समझिए, क्योंकि अगर आप ड्रॉ करके समझेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, वो बेटर रहेगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सारी चीजें बनाई हैं, इसे समझते हैं कैसे होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस। ये टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर होते हैं, इसका मतलब दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होने से फायदा ये होता है कि बॉडी टेम्परेचर से इन्हें 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर मिलता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर प्लेस होती हैं, जिससे उनका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर पे जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो रुक जाता है। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए टेस्टिस वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। दे आर प्लेस्ड इन स्क्रॉटम या स्क्रॉटल सैक। ये स्क्रॉटल सैक है, यहाँ पे इसके अंदर टेस्टिस प्लेस्ड हैं और ये दोनों स्ट्रक्चर एब्डोमेन से बाहर हैंग करते हैं। यहाँ पर जो टेस्टिस है उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और वो इस डक्ट से जाता है आगे की तरफ। इस डक्ट को हम कहते हैं वास डिफरेंस। ये डक्ट वास डिफरेंस है। देखिए डक्ट सिस्टम के बारे में लेटर ऑन, अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा एक डायग्राम बना के भी, उसमें सारे डक्ट्स के बारे में बताया कि कौन कौन सा डक्ट है। यहाँ भी मैं रफली बता दे रहा हूँ, वहां और एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। वो डक्ट को समझाने के लिए डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ जरा देखिए, यहाँ पे टेस्टिस में स्पर्म बने, ये स्पर्मेटोजोन वास डिफरेंस, जो हमने यहाँ मार्क नहीं किया है क्योंकि आगे मार्क करना है, पर ये वास डिफरेंस है, इससे ये जो है स्पर्म्स आगे जाते हैं। यहां इनमें ये मेल एसेसरी ग्लैंड है जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, आपको बताया था। ये सेमिनल वेसाइकल है 2 पेयर, इनका सीक्रेशन इसमें आके मिल जाता है। जैसे ही सीक्रेशन इसमें मिलता है, इस डक्ट को अब हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। पहले क्या कह रहे थे? पहले कह रहे थे वास डिफरेंस, और जैसे ही सीक्रेशन सेमिनल वेसाइकल का मिला, हमने इसे कहना चालू कर दिया इजैकुलेटरी डक्ट। फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के पास से गुजरा और प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन इसमें मिल गया। जैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन मिला, इसे अब हम कहेंगे यूरेथ्रा। मतलब
यहां तक वाज डिफरेंस। जैसे इसका सीक्रेशन मिला, हमने यहां पर इजैक्यूलेटरी डक्ट कहना चालू कर दिया। अगर आप देखें, ये वाज डिफरेंस, यहां से सेमिनल वेसिकल का सीक्रेशन मिला तो इजैक्यूलेटरी डक्ट, और जैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन मिला, हमने इसे यूरेथ्रा कहना चालू कर दिया। मतलब यहां से यूरेथ्रा है पूरा, ये पेनिस के एंड तक यूरेथ्रा है। यहां आगे जाके इस यूरेथ्रा में कॉपर्स ग्लैंड का सीक्रेशन भी मिल जाता है। ये सेमिनल वेसिकल पेयर्ड है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, और कॉपर्स ग्लैंड भी पेयर्ड है, और इन सभी का सीक्रेशन मिलता है इसके अंदर। और यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म एंड सीक्रेशन ऑफ दीज 3 ग्लैंड्स वो यहां से बाहर जाता है, जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रल ऑरिफाइस, विच इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ पेनिस। पेनिस के एंड में यूरेथ्रल ऑरिफाइस है, जहां से सीक्रेशन बाहर की तरफ जाता है। तो आपने देखा कि ये वाज डिफरेंस, देन इजैक्यूलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा ओपन्स एट द एंड ऑफ पेनिस। पेनिस का जो एंड का पार्ट है, सबसे एंटीरियर मोस्ट पार्ट है, वो थोड़ा सा एक्सपेंडेड होता है, उसे हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। और ये एक्सपेंडेड पोर्शन जो होता है, दैट इज कवर्ड बाय अ सॉफ्ट स्किन फोल्ड नोन एज फोर स्किन। ये फोर स्किन या प्रीप्यूज से कवर्ड होता है यहां पर। तो यहां पर इससे मेरे ख्याल से आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें सबसे पहले जो हम लेंगे, दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस, जैसा कि आपको बताया, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो गैमीट तो बनाते ही हैं और साथ ही साथ सेक्स हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं। टेस्टिस सीक्रेट करती हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टिस, as I have already told you, they are present outside the abdomen, they are extra abdominal। ये एब्डोमेन के बाहर स्क्रॉटल सैक में होती है। मगर आप जानते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ये टेस्टिस स्क्रॉटल सैक में नहीं बनती, ये बनती है एब्डोमेन में। एब्डोमेन में बनने के बाद जब फीटस 7 महीने का होता है, तब ये टेस्टिस एब्डोमेन में से डिसेंड करती हुई आती हैं और वो स्क्रॉटल सैक में पहुंच जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस बनी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उन्होंने सीक्रेट किया 7वें महीने में, और ये जो है टेस्टिस डिसेंड करके आ जाती है स्क्रॉटल सैक में। क्या पाथ फॉलो करती है? ये पाथ, जिसे हम कहते हैं इंग्विनल कैनाल। ये इंग्विनल कैनाल है, एब्डोमेन से जुड़ा होता है। ये डायग्राम पहले ही मैंने बना दिया था टू सेव योर टाइम। यहां से टेस्टिस इस इंग्विनल कैनाल से होती हुई यहां स्क्रॉटल सैक में आके प्लेस हो जाती है। इसका मतलब बनती एब्डोमेन में है, पर 7वें महीने में ये यहां पर आ जाती है। अब जब भी क्लास में पढ़ाते हैं तो एक बहुत कॉमन सी क्वेरी आती है। बच्चे कहते हैं कि सर कुछ बच्चे तो 6.5 महीने में पैदा हो जाते हैं या 7 महीने में पैदा हो जाते हैं, और 7वें महीने में टेस्टिस डिसेंड करती हैं एब्डोमेन से जो है स्क्रॉटल सैक में। तो इसका मतलब कि वो तो स्टेराइल हो जाएंगे, क्योंकि टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाएगी। एब्डोमेन में ही टेस्टिस रह गई तो टेम्परेचर क्या होगा? वो बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा, और बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। ये मन में आता है बच्चों के, तो मैं इसका आंसर भी दे देता हूं आपको। देखिए, जो डेवलपमेंट यूट्रस में मां के साथ होते हैं वो बेस्ट होते हैं, नो डाउट। मैं कह रहा था जो डेवलपमेंट मदर के यूट्रस में होता है वो बेस्ट होता है। मगर अगर बच्चा पहले ही बॉर्न हो जाता है और कुछ डेवलपमेंट प्रोसेस अभी रुकते हैं, तो बर्थ के बाद भी हो जाते हैं। तो बर्थ के बाद टेस्टिस का डिसेंट होगा, उसमें क्या है, और टेस्टिस डिसेंट करके आएंगी जो है वो जो है स्क्रॉटल सैक में, और जिसमें बच्चा स्टेराइल नहीं होता। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि टेस्टिस डिसेंड करके नहीं आ पाती स्क्रॉटल सैक में। उस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिप्टोर काइडिस। इसका मतलब यहां पे टेस्टिस वो एब्डोमेन में ही रह गई, वो डिसेंड करके स्क्रॉटल सैक में नहीं आई। पर इस कंडीशन का कुछ लेना देना नहीं है। जो प्रीमेच्योर बर्थ है, 7 महीने में बच्चा बॉर्न हो गया, तो उसमें ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। ये तब होता है जब टेस्टिस अंडर डेवलप्ड हो, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन सही से न कर पा रहे हो, या दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो कि 9 महीने के बाद जो बच्चा जन्म लेता है उसमें भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि 7 महीने या 6.5 महीने में बॉर्न हुआ तभी होगा। ये बर्थ से कुछ लेना देना नहीं है क्रिप्टोर काइडिस का।
ये हार्मोन का प्रोडक्शन अगर ना हो टेस्टोस्टेरोन का और कुछ और हार्मोन्स होते हैं उनका प्रोडक्शन सही से ना हो तब नहीं होता, उसे हम कहते हैं क्रिप्टोरकाइडिस। तो आप जो है ये कुछ बात लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। लिखिए जरा। टेस्टीज आर प्लेस्ड आउटसाइड द एब्डोमेन in scrotal sac. That means they are extra abdominal. Full stop. Which provides them 2 to 2.5 degrees Celsius less temperature as compared to body temperature. As compared to body temperature. क्रिप्टोरकाइडिस की कंडीशन यहां अगर देखें तो क्रिप्टोरकाइडिस को भी लिख लीजिए। When the testes fails to descend into the scrotal sac, when the testes fails to descend into the scrotal sac, it is known as cryptorchidis. Full stop. The male is likely to become sterile. The male is likely to become sterile. ऐसी कंडीशन में मेल जो है वो स्टेराइल हो सकता है, क्योंकि अगर एब्डोमेन में ही टेस्टिस है तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अब जरा इस डायग्राम को समझ लेते हैं, इंग्वेनल कैनाल को समझ लेते हैं। देखिए ये इंग्वेनल कैनाल है जो एब्डोमेन को यहाँ स्क्रोटल सैक से जोड़कर रखता है। इसी कैनाल से टेस्टिस आती हैं एब्डोमेन से यहाँ पर, इसी कैनाल से आर्टरी, वेन, नर्व्स एंटर करती हैं और लीव करती हैं। ये जो कैनाल है इसकी लाइनिंग बनती है कनेक्टिव टिश्यू और क्रीमेस्टर मसल से, दोनों से। कनेक्टिव टिश्यू और क्रीमेस्टर मसल दोनों को मिला के हम कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है दैट लाइंस द इंग्विनल कैनाल, स्पर्मेटिक कॉर्ड लाइंस द इंग्विनल कैनाल, वो इंग्विनल कैनाल को लाइन करती है। यहां पे क्रीमेस्टर मसल, एक और मसल है डार्टस मसल, इसकी बात करते हैं अभी। टेस्टिस जो है वो ऐसा नहीं होता कि स्क्रोटल सैक में फ्रीली लाई कर रही हैं, इधर से उधर घूम रही हैं। टेस्टिस वो स्क्रोटम से जुड़ी होती हैं गुबर्नेकुलम से। गुबर्नेकुलम एक कनेक्टिव टिश्यू कॉर्ड है जो काउडल एंड ऑफ टेस्टिस को कनेक्ट करता है स्क्रोटम से। और काउडल एंड का मतलब, काउडल का मतलब होता है पूंछ, इसका मतलब पूंछ वाले एंड से नीचे वाले एंड से कनेक्ट करती हैं। इसे सर कह रहे हैं तो ये पूंछ हो जाएगी। इसे कनेक्ट करते हैं स्क्रोटम से, यहां लिख देते हैं दिस इज स्क्रोटम, स्क्रोटम। तो टेस्टिस ये स्क्रोटम के साथ जुड़ी होती हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉर्ड नोन एज गुबर्नेकुलम। अब एक और मसल दिख रही है डार्टस मसल, इसका क्या फंक्शन है? अभी हमने कहा कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता, और अगर टेम्परेचर ज्यादा कम हो तो भी नहीं होता। तो क्या हो जब कोल्ड एनवायरनमेंट हो, कोल्ड जो है टेम्परेचर हो, बाहर की कंडीशन बहुत ठंडी हो जैसा ठंडियों में होता है, ऐसे कंडीशन में भी स्पर्मेटोजेनेसिस रुक सकती है, मगर ऐसा होता नहीं। ह्यूमंस में स्पर्मेटोजेनेसिस थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूड रहती है। बाहर कितना भी ज्यादा टेम्परेचर हो, कितना भी कम हो, ह्यूमन की बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, और ऐसे ये भी अडॉप्ट कर लेता है। कैसे? जब बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है तो क्रीमेस्टर मसल और डार्टस मसल दोनों कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और वो पुल कर लेती है टेस्टिस को टुवर्ड्स द एब्डोमेन। वो खींच कर टेस्टिस को एब्डोमेन से बिल्कुल चिपका देती है, जिससे उसको गर्मी मिलती है बॉडी की, और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इज लो, क्रीमेस्टर and dartus muscle contract and push the testes towards the abdomen to warm them. ठीक है, तो ये बात हो गई इंग्वेनल कैनाल और टेस्टिस की। नेक्स्ट टेस्टिस को देखते हैं आगे, इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखते हैं किस तरह से होता है।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अगर यहां पर हम देखें तो टेस्टिस कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होती है। ये कनेक्टिव टिश्यू, इसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो थिक होती है, इंपॉर्टेंट होती है, और एनसीईआरटी में इसी को मेंशन किया है। जबकि टेस्टिस में दो और कवरिंग होती हैं। अगर हम बात करें सबसे अंदर तो होती है ट्यूनिका वेस्क्युलोसा विच इज थिन कवरिंग, और सबसे ऊपर होती है ट्यूनिका वेजाइनैलिस विच इज ऑल्सो अ थिन कवरिंग। तो यहां सबसे प्रोमिनेंट कवरिंग होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, सबसे ऊपर ट्यूनिका वेजाइनैलिस, देन ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, देन ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो सबसे अंदर होती है। मगर एनसीईआरटी ने एक ही कवरिंग को मेंशन किया है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन जब भी वहां आता है नीट में तो वो शायद इन दोनों कवरिंग को ना पूछे और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया को ही पूछे। तो यू डिडंट हैव टू फॉरगेट दिस थिंग, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, वो याद रखना है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया केवल यहीं पे नहीं आएगी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अभी दो और जगह पे आएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक पंच तीन काज, तीन जगह इंपॉर्टेंट है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इट फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ टेस्टिस, यहां पे आपने देखा। इट विल ऑल्सो फॉर्म द कवरिंग ऑफ पेनिस एंड इट विल ऑल्सो फॉर्म द कवरिंग ऑफ ओवरी। इसका मतलब टेस्टिस, पेनिस और ओवरी तीनों में जो कनेक्टिव टिश्यू कवर करता है वो होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये तो कवरिंग की बात हो गई। अगर हम अंदर बात करें इनसाइड द कवरिंग, तो टेस्टिस आर डिवाइडेड इनटू 200 to 250 different compartments. They are known as testicular lobules. Testicular lobules. ये क्या है? ये 200 से लेकर 250 कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें टेस्टिस डिवाइडेड होती है। हर कंपार्टमेंट के अंदर 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये 2 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स वही हैं जिनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब यहां पर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स दैट टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स बनते हैं और उसके बाद वो इस डक्ट से आगे कन्वे हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी। ये है ट्यूबुलाई रेक्टी, जिससे ये आगे की तरफ कन्वे हो जाते हैं। ये चीज है। आगे जाके आता है रीड टेस्टिस। रीड टेस्टिस हाईली एनास्टोमोजिंग है, दैट मीन्स उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वो आपस में ही इंटरमिंगल्ड हो जाती हैं और ये सैक लाइक पूरा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं सैक लाइक, लेब्रिंथ, हाईली anastomosing, and it is also ciliated epithelium से lined होता है। cilia helps to propel the spermatozoans in the forward direction। अभी spermatozoans में वो कैपेबिलिटी नहीं आई कि वो खुद से मूवमेंट कर सके, तो ये cilia उसको पुश करते हैं आगे की तरफ। और इस डक्ट से ये 10 to 12 डक्ट्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं वासा इफरेंशिया
इससे ये स्पर्मेटोजोन्स टेस्टिस के बाहर कन्वे हो जाते हैं। टेस्टिस के बाहर ये जाते हैं एपिडिडाइमिस में। दिस इज एपिडिडाइमिस एंड इट हैज गॉट 3 पार्ट्स। कैपट, कैपट का मतलब हुआ सर। कॉर्पस, कॉर्पस का मतलब हुआ बॉडी। एंड काउडा, काउडा का मतलब होता है टेल। तो हेड, बॉडी, टेल, ये तीनों पार्ट होते हैं इस स्ट्रक्चर के, जिसे हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, ये तीनों पार्ट एपिडिडाइमिस के हैं। और एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स टेम्परेली स्टोर्ड होते हैं एंड दे गेन देयर मेच्योरिटी हियर। मेच्योरिटी से मतलब है कि मूवमेंट की कैपेबिलिटी, वो यहां पे स्पर्मेटोजोन डेवलप करता है, मोटेलिटी जिसे हम कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स आर टेम्परेरली stored, gain their maturity, यहां पे मेच्योरिटी गेन करते हैं। मेच्योरिटी का मतलब दैट इज मोटेलिटी। मोटेलिटी, तो यहां पे मेच्योरिटी और मोटेलिटी को गेन करता है। मेच्योरिटी का मतलब भी यहां पे मोटेलिटी से है। और उसके बाद ये स्पर्म्स कन्वे हो जाते हैं वास डिफरेंस से आगे की तरफ। आगे जो डक्ट सिस्टम है वो हम नेक्स्ट डायग्राम में अभी देखेंगे। यहां पे एक बार रिपीट कर देते हैं क्या क्या चीजें हैं। टेस्टीज आर कवर्ड बाय 3 कवरिंग्स। इनरमोस्ट इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा, देन ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड देन ट्यूनिका vaginalis. Inside the testes, it is divided into 200 to 250 different compartments. They are known as testicular lobules, and each testicular lobules contains around 2 to 3 seminiferous tubules in which the formation of sperms takes place. Now, the sperms are conducted by a duct system known as tubuli recti into the reed testes. From reed testes, the sperms are conducted outside the testes through vasa efferentia. They are 10 to 12 in number. We can also mention the number 10 to 12 ducts known as vasa efferentia conduct the spermatozoons outside the testes into the epididymis, which has 3 parts: caput, corpus, and cauda. In epididymis, sperms are temporarily stored for some time, where they gain their maturity. Maturity means motility, चलने की क्षमता, वो यहाँ गेन करते हैं. And then they are conducted through vas deferens to the penis, that is the male copulatory organ. तो vas deferens से किस तरह से कंडक्ट होते हैं, कहाँ जाते हैं, वो नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं, जिसमें पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक डायग्राम में हमें दिखाई देगा. वो चीज हम बना लेते हैं और फिर उसको भी समझ लेते हैं. तो हमें यहाँ पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करना होगा, उसी से हमें क्लियर होगा. दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम.
नाउ सी, दिस इज टेस्टिस। सारे डक्ट सिस्टम को देखते हैं किस तरह से है। एपिडिडाइमिस से ये वास डिफरेंस आगे बढ़ा यहां पर और डायलेट हो गया, तो उसे हमने कहा एम्पुला। और डायलेट होने के जस्ट बाद ये रिसीव करता है डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल। ये पेयर्ड जो है एसेसरी ग्लैंड है, ये डक्ट रिसीव करता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एम्पुला। और जैसे ही डक्ट को रिसीव करता है ये सेमिनल वेसाइकल के, हम इसे अब कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इसका मतलब आफ्टर रिसीविंग द सीक्रेशंस ऑफ सेमिनल वेसाइकल, वास डिफरेंस इज नाउ नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट आगे बढ़ता है एंड इट रिसीव्स द सीक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के सीक्रेशन को रिसीव करता है और जैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन इसमें मिलता है, अब इस डक्ट को हम जो है कहते हैं यूरेथ्रा। इसका मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन मिलते ही हमने इसे यूरेथ्रा कहना चालू कर दिया और प्रोस्टेट से जो यूरेथ्रा पास हो रहा है उसे हम कहते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। फिर ये डक्ट रिसीव करता है कॉपर्स ग्लैंड से। दिस इज द कॉपर्स ग्लैंड। जैसे ही कॉपर्स ग्लैंड का सीक्रेशन ये रिसीव करता है, इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा हो गया। उसके बाद ये यूरेथ्रा पास करता है पेनिस से और अब इसे हम कहते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। यहां पर जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है वो स्मॉलेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट सबसे कम लेंथ इसी की होती है और पेनाइल यूरेथ्रा इज दी लॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा लेंथ इसी की होती है, लॉन्गेस्ट। ये यूरेथ्रा पेनिस के टिप पर यहां ओपन करता है, इसे हम कहते हैं यूरिथ्रल ऑरिफाइस और मीएटस। जहां पर यूरेथ्रा ओपन करता है एट द एंड ऑफ पेनिस, दैट इज नोन एज यूरिथ्रल ऑरिफाइस और मीएटस। दिस इज द पेनिस। ये पेनिस है। इसका जो एक्सपेंडेड पोर्शन होता है ये वाला, इसे हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। एन स्किन फोल्ड विच कवर्स द ग्लांस पेनिस इज नोन एज फोरस्किन और प्रीप्यूस। उसे हम फोरस्किन या प्रीप्यूस कहते हैं। नाउ एक बार और इसे मैं समझा देता हूं। पूरा डायग्राम यहां पे बन गया है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। टेस्टीज में से वासा डिफरेंशिया बाहर आया स्पर्म को लेके एपिडिडाइमिस में टेम्परेली वो स्टोर हुए, उन्होंने अपनी मैच्योरिटी गेन की, दैट इज मोर्टेलिटी, एंड देन दे आर कंडक्टेड थ्रू वास डिफरेंस। The vas difference dilates, both the vas difference, they combine and dilates, and every dilated portion in zoology is known as ampulla. As soon as they dilate, the duct of seminal vesicle joins them behind the bladder. Urinary bladder यहाँ पे ये बना हुआ है, urinary bladder के पीछे, यहाँ पे इस फिगर में उतना क्लियर नहीं है,
यूरिनरी ब्लैडर के पीछे ये सेमिनल साइकिल का डक्ट ये आके जुड़ जाता है वास डिफरेंस से, और जैसे ही जुड़ता है उसे हम कहते हैं अब इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट में प्रोस्टेट ग्लैंड का डक्ट जैसे ही मिलता है, फाइंड इट, प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है, सिंगल है। ये जैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड का डक्ट इसमें मिलता है इसे हम कहते हैं अब यूरेथ्रा। अब ये कंटिन्यूसली से हम यूरेथ्रा ही कहेंगे। जो यूरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर है उसे हम कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। फिर यूरेथ्रा रिसीव्स द सीक्रेशन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड एंड देन द यूरेथ्रा इज नोन एज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा व्हिच इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। Then the urethra passes through penis known as penile urethra and that is the longest part. That means urethra is divided into three parts: prostatic urethra, membranous urethra and penile urethra, in which this is the smallest part of urethra and this is the longest part. This urethra opens at the end of penis and that is known as urethral orifice or meatus. This is the penis and the expanded portion of penis, tip of penis is known as glans penis, which is covered by a foreskin known as prepuce or foreskin, simply foreskin. So this is all about the male reproductive system. ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। अब हम डिस्कस करते हैं टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन देखते हैं, उसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, वो हम देखते हैं किस तरह से है। Now this is seminiferous tubules in the cross section of testes. ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं जिनमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। यहाँ बीच में कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, these are interstitial cells of Leydig or simply Leydig cells. ये बीच में कनेक्टिव टिश्यू में Leydig cells हैं। Leydig cells they secrete androgen that is testosterone. टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन सीक्रेट करती हैं, टेस्टोस्टेरोन। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो दे आर लाइंड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स। दो तरह के सेल्स से लाइंड होती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल।
एक तो सर्टोली सेल्स, दिस वन इज ए सर्टोली सेल, और दूसरा स्पर्मेटोगोनिया, these are spermatogonia, and these are the different stages of development of spermatogonia. अलग अलग स्टेजेस हमने यहां बना रखी है. ये स्पर्मेटोगोनिया जो है वो बनाते हैं स्पर्मेटोजोन. यहां पर ये पहले कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड, and then spermatozoon. ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. पूरा डायग्राम कंप्लीट हो गया. उसके बाद एक बार और इसे डिस्कस कर देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. These are different compartments known as seminiferous tubules. This is the connective tissue, and in this connective tissue are embedded the Leydig cells, which secretes androgen, that is male hormone testosterone. ये testosterone का secretion करते हैं. Seminiferous tubules are lined by two types of cells, Sertoli cells and spermatogonia. Spermatogonia, they develop and form the spermatozoon. In that process, they are first converted to primary spermatocyte, then secondary spermatocyte, spermatid, and finally to the spermatozoon. ये अलग अलग स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे जो हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे और उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे. वहां पर ये स्पर्मेटोजोन्स बन गए. स्पर्मेटोजोन बनने के बाद भी सर्टोली सेल से जो है अटैच रहते हैं. इनका हेड एम्बेडेड रहता है सर्टोली सेल में. ये हमने अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में अलग अलग दूर दूर दिखा दिया, बट ये सारी स्टेजेस सर्टोली सेल से जुड़कर ही होती है, बिकॉज दे रिक्वायर्ड फूड. इनको फूड की जरूरत होती है जो सर्टोली सेल ही प्रोवाइड करता है. एक बार जो स्पर्मेटोजोन बन जाता है तो फाइनली उसका हेड वो लीव करता है सर्टोली सेल को, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्माइशन. उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्माइशन. स्पर्माइशन का मतलब when the spermatozoon detach from the Sertoli cell, that is known as spermation. ये स्पर्म हेड डिटैच होकर फिर अपनी जर्नी जो है कंटिन्यू करता है, उसी को हम कहते हैं स्पर्माइशन. यहां पर सर्टोली सेल्स की पहले हम बात करते हैं, उसके फंक्शंस को देखते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे. तो लेट अस डिस्कस अबाउट द सर्टोली सेल. Sertoli cells, they are also known as nurse cells as they provide food to developing spermatozoon. They are also known as subtentacular cells. Sertoli cells, इनके फंक्शन की बात करते हैं. क्या क्या फंक्शन है? तो सबसे पहला फंक्शन है कि दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन. टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोन्स. आई होप आपने डायग्राम बना लिया होगा. सर्टोली सेल्स की हेडिंग डाल लीजिए और हम डिस्कस करते हुए इन पॉइंट्स को लिखा भी देंगे. तो पहला फंक्शन जो है सर्टोली सेल का, दैट इज दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोन. ये डेवलपिंग स्पर्मेटोजोन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. सेकेंड, दे एब्जॉर्ब पार्ट्स
शेड बाय स्पर्मेटोजोन, जो स्पर्मेटोजोन डेवलप कर रहे हैं और उनका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज एब्जॉर्ब बाय द सर्टोली सेल। तो लिख लीजिए, दे एब्जॉर्ब पार्ट्स शेड बाय द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोन, दे एब्जॉर्ब पार्ट्स शेड बाय द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोन। नेक्स्ट, दे सीक्रेट AMF, ये AMF का सीक्रेशन करते हैं। क्या है AMF? दिस इज एंटी मुलेरियन फैक्टर, एंटी मुलेरियन फैक्टर, एंटी मुलेरियन फैक्टर। क्या होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, मुलेरियन डक्ट इज फॉर्म्ड, एक मुलेरियन डक्ट बनता है मेल और फीमेल दोनों में। फीमेल्स में तो ये डक्ट पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड द अपर पार्ट ऑफ वेजाइना। आई एम रिपीटिंग अगेन, फीमेल में ये मुलेरियन डक्ट कन्वर्ट हो जाता है फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड अपर पार्ट ऑफ वेजाइना। पर मेल्स में तो ये सारे स्ट्रक्चर होते नहीं। दैट मीन्स कि मेल में ये डक्ट नहीं होना चाहिए और मेल में इसीलिए ये डक्ट डीजनरेट कर जाता है और वो उसको इनहिबिट कर देता है। उसके फॉर्मेशन को इनहिबिट करने का काम कौन करता है? सर्टोली सेल, बिकॉज इट सीक्रेट्स AMF, एंटी मुलेरियन फैक्टर। सो राइट इट डाउन, AMF, एंटी मुलेरियन फैक्टर, दिस इज सीक्रेटेड बाय सर्टोली सेल्स। AMF, it inhibits the formation of Mullerian duct in males, ये लिखना है आपको, it inhibits the formation of Mullerian duct in males। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो ये सीक्रेट करता है ABP। ABP का फुल फॉर्म होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन का मतलब अभी बताया मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का मतलब ये टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करके टेस्टिस में उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके रखता है। हार्मोन्स रिलीज होते हैं ब्लड में और पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। माना कि यहां पर टेस्टोस्टेरोन वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना जरूरी है। मेलनेस के जो कैरेक्टर है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट करता है, बॉडी के स्ट्रक्चर को डेवलप करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए, फंक्शन के लिए जरूरी है। पर सबसे ज्यादा जरूरत जो यहां पर होती है वो टेस्टिस में होती है, क्योंकि टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है कि टेस्टिस का लार्जेस्ट अमाउंट वो टेस्टिस के अंदर ही कंसंट्रेट रहे, और वो काम करता है कौन? ABP, सीक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल। तो इसको जरा लिखिए, ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। दे बाइंड विद टेस्टोस्टेरोन and concentrates it into the testes, Next, they secrete inhibin। सर्टोली सेल इस हार्मोन का सीक्रेशन भी करते हैं जिसे हम कहते हैं इनहिबिन। इनहिबिन एज द नेम इंडिकेट, ये कुछ इनहिबिट करता है। एक्चुअली जब स्पर्मेटोजोन बहुत ज्यादा बन जाते हैं, उनके और बनने की जरूरत नहीं होती, तो सर्टोली सेल इनहिबिन सीक्रेट करता है जो स्पर्मेटोजोन के बनने के प्रोसेस को रोक देते हैं। इसका मतलब इनहिबिन FSH की ओवर एक्टिविटी को चेक करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोन। अगर FSH को रोक दिया जाए तो स्पर्मेटोजोन का बनना वो रुक जाता है। तो यही करता है सर्टोली सेल, वो इनहिबिन का सीक्रेशन करता है जो FSH की एक्टिविटी को चेक करता है, कंट्रोल करता है, इनहिबिट करता है। तो राइट इट डाउन, इनहिबिन। इट
checks the overactivity of FSH. It checks the overactivity of FSH. इस तरह से ये FSH की ओवरएक्टिविटी को चेक करता है, दैट इज इनहिबिन. दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स. फंक्शंस ऑफ द सर्टोली सेल्स. ये फंक्शंस हो गए सर्टोली सेल के. अभी हमने मुलेरियन डक्ट की बात की. एक और डक्ट होता है वुल्फियन डक्ट. तो मुलेरियन और वुल्फियन डक्ट को जरा डिस्कस कर लेते हैं. यहां पे मुलेरियन डक्ट इसे लिख लेते हैं. मुलेरियन डक्ट के बारे में आपको बताया कि मुलेरियन डक्ट जो है वो फीमेल में फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और अपर पार्ट ऑफ वेजाना बनाता है, पर मेल में डक्ट डी जनरेट हो जाता है. तो एम्ब्रायन डेवलपमेंट के समय मेल फीमेल दोनों में इस डक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, पर ये डक्ट आगे जाके केवल फीमेल्स में डेवलप करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एंड नॉट इन मेल. सो राइट इट डाउन. मुलेरियन डक्ट, इट फॉर्म्स फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, cervix and upper part of vagina in females. In males, this duct degenerates. एक और डक्ट यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय बनता है, वुल्फियन डक्ट. इसे आर्की नेफ्रिक डक्ट भी कह सकते हैं. आर्की नेफ्रिक डक्ट. असल में जो वुल्फियन डक्ट है वो प्रिमिटिव किडनी को कनेक्ट करता है क्लोएका से. अब क्लोएका ह्यूमंस में नहीं पाया जाता, परंतु ह्यूमंस जिन एनिमल से डेवलप होकर बना उनमें एक क्लोएका है. तो इसीलिए उसी तरह की कंडीशन ह्यूमन के एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में रिपीट होती है. ये वुल्फियन डक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है जो कि प्रिमिटिव किडनी को क्लोएका से जोड़ती है, मगर एज द डेवलपमेंट, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट प्रोसीड्स, ये डक्ट जो है वो खत्म हो जाता है. इसकी जगह किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करने वाला यूरेटर आ जाता है, वो कनेक्ट करता है. मगर ये डक्ट कहाँ जाता है? एक्चुअली ये डक्ट आप कह सकते हो कि वेस्टिजियल हो जाता है, पूरी तरह से गायब नहीं होता. और ये डक्ट मेल्स में जो है वो ट्राइगोन बनाता है. एक रीजन होता है यूरिनरी ब्लैडर में, जहां यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में इंटर करता है, उसे हम कहते हैं ट्राइगोन. तो अगर हम देखें तो वुल्फियन डक्ट वो डीजनरेट करके मेल्स में अ पार्ट ऑफ ट्राइगोन, मतलब ट्राइगोन बनाता है, जहां यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में इंटर करता है, ट्रायंगुलर रीजन दैट इज नोन एज ट्राइगोन, प्लस पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और पार्ट ऑफ वास डिफरेंस, पार्ट ऑफ वास डिफरेंस. इसका मतलब ट्राइगोन, पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इन मेल्स. पर फीमेल्स में क्योंकि वास डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए उसमें ये बनाता है ट्राइगोन, पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर and not the part of vas difference, because vas difference is not found in females. तो फीमेल में ये वुल्फियन डक्ट ये चीजें बनाता है. दिस इज अबाउट मुलेरियन एंड वुल्फियन डक्ट. इसके बारे में हमने बात कर. इसके बाद we have discussed about the male reproductive system, we have discussed about the kidney, we have discussed about the accessory ducts and glands. मगर जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. उससे पहले लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ थाइमस.
Penis is the male copulatory organ, which is cylindrical, pendulous organ, suspended in front of the scrotal sac. It delivers the spermatozoon into the female genital tract. इसका काम है स्पर्मेटोजोन को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में डिलीवर करना, दैट मीन्स इंसेमिनेशन, वो इसका काम। यहाँ पे और डिटेल में हम क्रॉस सेक्शन ऑफ पेनिस को ड्रॉ करते हैं और फिर उसको डिस्कस करते हैं। लेट मी राइट डाउन ऑल द थिंग्स, फिर मैं आपको बता देता हूं। This is the cross section of penis. Penis is covered by a connective tissue known as tunica albuginea. तो आपको पहले भी बताया मैंने, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से ही कवर्ड था हमारा टेस्टिस और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से ही कवर्ड है पेनिस। यहाँ बीच में कनेक्टिव टिश्यू है और दो तरह के इरेक्टाइल टिश्यूज हैं which become erect when blood is filled into these tissues. ये टिश्यूज जो है फिल करते हैं जब इनमें ब्लड, तो ये जो है पूरी तरह से जो है टाइट हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। ये दो कॉर्पस कैवर्नोसा और कॉर्पस कैवर्नोसम, दिस इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ऑल्सो नोन एज कॉर्पस यूरेथ्रा। कॉर्पस यूरेथ्रा भी कहते हैं क्योंकि इसमें ये यूरेथ्रल ऑरिफाइस होता है, या मीटस जो आपको बताया था जहां पे यूरेथ्रा ओपन करता है, यूरेथ्रल
ऑरिफाइस, ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा, वो इसके अंदर होता है, इसीलिए इसे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। ये दोनों ही तरह के टिश्यूज इरेक्टाइल होते हैं। यहाँ बीच में कनेक्टिव टिश्यूज हैं, यहाँ कनेक्टिव टिश्यूज और डेंस हो जाते हैं और सेपरेट करते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा को, दैट इज नोन एज सेप्टम पेनिस। दिस इज द सुपरफिशियल आर्टरी, जो ऊपर, सुपरफिशियल वेन जो ऊपर होती है, और डीप में जाए तो डीप वेन, और दिस इज द डीप आर्टरी जो अंदर जो है सिचुएटेड होती है। यहां पर टाइसन्स ग्लैंड है, प्रीप्यूचुअल ग्लैंड भी इसे हम कहते हैं। दिस इज प्रेजेंट एट द नेक ऑफ पेनिस, यहां ये भी लिख लेते हैं, दिस इज प्रेजेंट एट द नेक ऑफ पेनिस। नेक ऑफ पेनिस, ये पेनिस के नेक पर होती है। क्रॉस सेक्शन में ऐसा यहां दिखाई नहीं देगी, बहुत कम दिखाई दे सकता है, पर मैंने ड्रॉ कर दिया ताकि कन्वीनियंट रहे समझने के लिए, और यहां लिख भी दिया कि इट इज प्रेजेंट एट द नेक ऑफ पेनिस। You know, glans penis, the anterior most part of penis is covered by a skin fold known as prepuce or foreskin. ये foreskin आसानी से स्लाइड करे, उसके लिए जरूरी है कि वो पाथ लुब्रिकेट रहे, और टाइसन्स ग्लैंड सीक्रेट करता है स्मैग्मा जो फ्री फ्लोइंग बनाता है प्रीप्यूस को, जो है ग्लांस पेनिस पे, ये इसका काम होता है। तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ पेनिस। दिस इज ऑल, आज के लिए इतना ही, आज यहीं पे खत्म करते हैं। सेकेंड लेक्चर में हम एसेसरी जो ग्लैंड्स हैं उसको लेंगे, और इस सीमेन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट विल एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।